हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर देखे, तो यूरिन फॉर्मेशन के साथ में मैंने आपसे बात की कि ऑस्मोलैरिटी और जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसका। तो हम यहाँ बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा तंत्र। और एक बार और मेरे कहने से एक बार लास्ट बार एक बार ये डायग्राम में वापस ड्रॉ कर लीजिए। अब इस डायग्राम को ड्रॉ करने में आपको ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है। ऑस्मोलैरिटी के आगे आपको जो ध्यान में रखनी है प्रतिधारा तंत्र में, तो आपको ध्यान में रखना है जो इफ्रेंट है, ठीक है, इस इफ्रेंट को आगे की तरफ बढ़ा के और हेलेज लूप के चारों तरफ ड्रॉ करना है, इतना सा काम करना है, ठीक है। और वो सेम डायग्राम रहेगा बाकी, जैसे कॉर्टेक्स हिस्सा है, मेडुला हिस्सा है, आपको ध्यान में, ठीक है, पीसीटी है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, तो ये चीजें आपको क्या है अच्छे से ध्यान में है। उसी के साथ में हम बात करते हैं कि ये जो हिस्सा रहेगा, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हेलिस लूप के पैरेलल जो समानांतर चलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। और वासा रेक्टा आगे जाके किस पे खुलती है, रेनल वेन में, जो वृक्कीय शिरा होती है उसमें जाके खुलती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इतनी चीजें हैं वो ड्रॉ करके रखनी है। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ से जो निशंदन आएगा, जो फिल्ट्रेट आएगा, वो फिल्ट्रेट किस टाइप से आएगा, इस टाइप से, इस टाइप से, जिसमें हम लोगों ने ऑस्मोलैरिटी में बात की थी। तो हम लोगों ने कहा था कि इस साइड ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ रही है, हाइपरटोनिक की तरफ जा रही है, और इस साइड कैसे जा रहे हैं, हाइपोटोनिक की तरफ, ठीक है। तो ये आपको लास्ट वीडियो में है वो पता चली गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो ये जो फिल्ट्रेट है वो इस टाइप से बह रहा था, ठीक है, लेकिन जो ब्लड है वो किस टाइप से बहेगा। तो यहाँ इफ्रेंट की बात करूँ तो इफ्रेंट की ऑस्मोलैरिटी वापस कितनी है, यहाँ पे 300 है, ठीक है। अब ये इसके साथ साथ में हेलिस लूप के यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पैरेलल है वो चल रही है, ठीक है। अब इस वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा में अब ये वाली हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाली लिम्ब है वो वापस कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो आपको इतना डायग्राम में वो ड्रॉ करके रखना है। अब इस डायग्राम के बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ जो हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है, मतलब यूरिन को सांद्रित किया जाता है। और यूरिन को सांद्रित करते हुए इनमें जो कंडीशन रहेगी, मतलब बॉडी है वो किससे सफर करेगी, डिहाइड्रेशन से। तो यहाँ पे हम लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जब बॉडी में पानी की कमी है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो काउंटर कनेक्ट मैकेनिज्म है वो वर्क कर रही है, ये आपको ध्यान में है ही। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है। उसके बाद में आप डायग्राम यहाँ पे बना लीजिए, और इस डायग्राम में आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ इस साइड से, ठीक है, ये 400 था, ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पे नीचे की साइड में वासा रेक्टा वर्क कर रही है, ठीक है, वासा रेक्टा वर्क कर रही है, तो आपको ध्यान में यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, NaCl, क्या है, NaCl, ठीक है। अब NaCl है वो कहाँ ऑब्जर्व होने लग जाएंगे, वासा रेक्टा में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 400, 600, 800, 1000, और ये जो यूपिन वाली शेप रहेगी, इस यूपिन वाली शेप पे ये भी कितना होगा, 1200 होगा। ब्लड का और यूरिन का यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी है वो क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा, ठीक है। तो ये 1200 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या होता है कि यहाँ से क्या निकलता है, एस्ट्रो, ठीक है। अब इस एस्ट्रो को कौन लेगा, यहाँ पे वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये वासा रेक्टा में जैसे जाएगा तो ये वापस इसमें क्या होने लग जाएगा, वापस डिक्रीज होने लग जाएगा। तो 900, 800, 400, 300, तो ये क्या होने लग जाएगा, वापस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ तो बढ़ रहा था, इसमें यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है।
दोनों की ट्रिक ध्यान में रखनी है, तो ये ध्यान में रखना कि असेंडिंग में दोनों में क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिसेंडिंग में दोनों में क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से क्या चलेंगे, ऑपोजिट चलेंगे। अब आपको ध्यान में है कि यहाँ से जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल रीऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डीसीटी है और जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें यहाँ पे कंडीशंस लागू हो सकती है, यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल पाए जाते हैं। अब ये जो हार्मोनल कंट्रोल है वो आपको ध्यान में रखना है, ये एनसीईआरटी में और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। हम डीसीटी की बात करें तो डीसीटी के अंदर यहाँ पे दो हार्मोन्स पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तो एडीएच जिसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेसोप्रेसिन कहा जाता है, और एडीएच इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पे पाया जाता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। अब ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, क्या करेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे, और यहाँ से रीऑब्जर्वेशन बढ़ा देंगे Na+ का, ध्यान में रखना है Na+ का रीऑब्जर्वेशन है वो बढ़ा देंगे, और Na+ के साथ साथ में भैया H2O कहेगा, भाई मैं ही चलता हूँ, मैं क्या करूँगा आगे जाके, तो यहाँ से H2O भी है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, और यहाँ ध्यान में रखना कि डीसीटी में ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट है, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या काम करेगा, यहाँ पे खाली एडीएच, ठीक है। इसमें एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा, इसमें सिर्फ एडीएच है वो काम करेगा। अब ये एडीएच काम कैसे करेगा कि एडीएच है वो यहाँ से यूरिया को किसमें डाल देगा, वापस यहाँ मेडुलरी इंडस्ट्रियल फ्लूइड में, इसको बोला जाता है अंतरकाशी तरल। हिंदी में मैंने कहा ना, नाम मतलब इतने भारी भरकम होते हैं, अंतरकाशी तरल, ये पता नहीं कौन सी काशी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना। अब आपको ध्यान में हो गया कि यहाँ पे यूरिया आ चुका और NaCl आ चुका, ठीक है। तो ये यूरिया और NaCl है, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये नोट करना है कि NaCl एंड यूरिया आर टू मेजर ऑस्मोरेगुलेटर्स, ठीक है। तो यहाँ आप लास्ट पॉइंट लिख के छोड़ दीजिए कि NaCl एंड यूरिया आर टू मेजर ऑस्मोरेगुलेटर, किसके कंसंट्रेशन के लिए, मेडुलरी इंडस्ट्रियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजी सा टॉपिक था, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, यहाँ पे वासारेक्टा है वो इससे जस्ट ऑपोजिट साइड में बहेगी, और एल्डोस्टेरोन एडीएच इनका ध्यान में रखना है, किस टाइप से कंट्रोल कर रहा है, ये Na+ को कंट्रोल कर रहा है, ये यूरिया को कंट्रोल कर रहा है। तो इस टाइप से आपको इतनी ही बात यहाँ पे ध्यान में रखने की थी। ये मेरे पॉइंट है वो बोर्ड के लेवल से मतलब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आज तक नहीं पूछे गए इनसे क्वेश्चन, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो कोई ना, लेकिन बच्चों ने पूछ लिया, बच्चों की डिमांड आ गई, तो मैंने सोचा फिर ये चलने देते हैं। आप लोग में से कई बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम हम आरबीएससी पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी है उसमें बहुत टू द पॉइंट लिखा हुआ होता है बात को, लेकिन हम टू द पॉइंट को थोड़ा सा थ्योरी में पढ़े तो हमारे लिए कंप्लीटली पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आरबीएससी की लास्ट ईयर बुक चलती थी, जो अभी हमारे 12th में है, 11th में नहीं 12th में जो बुक है, तो वो कंप्लीटली नोट्स पे बेस्ड है, ठीक है। फिर भी बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग को साथ में मैं नोट्स भी तो प्रोवाइड करवा रही हूँ जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि यदि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कम चीज़ पढ़ी है और अपने को बुक में ज़्यादा मिल रही है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें ये चीज़ तो समझा ही नहीं, ये नाम तो आया ही नहीं था, अब हम कहाँ से देखें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ मैं आपको कंप्लीटली पढ़ा रही हूँ, हर एक चीज़ को, हर एक जो वर्ड है उसको मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चल रही हूँ। फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम आप बुक से ज़्यादा पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो बुक ज़्यादा पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको अभी फ्री टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप बुक की लाइन टू लाइन याद रखेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो समझने में इजी होती है, आप लोग इजीली अभी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप एनसीईआरटी और आरबीएससी में भी कंफ्यूज मत हो, जो टॉपिक है, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, किडनी की स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि बाहर साइड में कॉर्टेक्स है, अंदर की साइड में मेडुला है, ठीक है।
स्टमक की स्ट्रक्चर पढ़ी, लीवर की स्ट्रक्चर पढ़ी, हम लोग इतनी सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके। उन स्ट्रक्चर्स में से एक भी स्ट्रक्चर ऐसे बता दो जिसकी थ्योरी एनसीईआरटी में अलग है और जिसकी थ्योरी आरबीएससी में अलग है। कॉर्टेक्स मेडुला हिस्सा चेंज हुआ, ठीक है। ये ऑस्मोलैरिटी बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज होगी, चेंज नहीं होगी। आपके समझने का फर्क है, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। आप बुक को लेके मत बैठिए कि भाई आप आरबीएससी लेके बैठ रहे हो, आप एनसीईआरटी लेके बैठ रहे हो। आप टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। और जहाँ वीडियो है वो लेंदी बनाने का है तो ये दोनों वीडियोस मैं साथ में बना सकती थी, लेकिन जहाँ आप हर एक टॉपिक को आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई मैम का वीडियो खत्म हो गया, मतलब ये टॉपिक है वो वहीं पे खत्म हो गया। इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियोस है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ, ना कि ऐसे कि मैं जो आधा घंटा की लाइव क्लास तो हो नहीं रही हमारा तो वीडियो लेक्चर्स है, तो टॉपिक वाइज ही चलेंगे ये। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।